नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आर.सी. सर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज से हमने आप लोगों के लिए एक विशेष प्रकार की एमसीक्यू क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट की है, जो आपके लिए दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस DSSB 2024 जिसका एग्जाम संभावित जून के महीने में प्रपोज्ड है, उसकी तैयारी के लिए आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है उनका सॉल्यूशन लाएंगे। प्रत्येक वीडियो डेली लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन टीजीटी नेचुरल साइंस फिजिक्स सेक्शन के रहेंगे। और हां दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हां दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज से जुड़ना न भूलें। क्योंकि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस के साथ साथ में अगर आप किसी भी स्टेट में आरपीएससी, यूपीएससी या कोई भी स्कूल लेवल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने। 60 ग्राम द्रव्यमान का एक कण 10 मीटर पर सेकंड की गति से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का मान बताइए। अगर मैं किसी भी बॉडी को जिसका मास आपको 60 ग्राम दे रखा है, उसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर उछालता हूं, तो मुझे यह निकालना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कितना वर्क डन किया जाएगा। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन देखिए। मान लिया इस प्रकार से, ये हमारे पास में कोई भी एक सतह हो गई, सरफेस। यहां पर कोई भी एक बॉडी है, इसे मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं। यू की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर, और मास दे रखा है इसका m इज इक्वल्स टू 60 ग्राम। आप लोगों को पता है कि सीजीएस में दे रखा है, इसको एमकेएस में कन्वर्ट करना है। जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर की ओर जाती है, आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगती है वो नीचे की तरफ लगेगी। नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसको हम कहते हैं m इंटू जी। अब आपको निकालना है कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कितना वर्क डन होगा। आप ये कह सकते हो कि W इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारे पास में होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर फोर्स जो है वो काम कर रहा है पिंड का भार, वेट ऑफ द बॉडी, पिंड का भार। और पिंड का जो भार होता है उसको W इज इक्वल्स टू, अब देखिए पिंड का जो भार होता है F इज इक्वल्स टू हम M इंटू जी कह सकते। अब यहां पर S का मतलब होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, यानी ऊपर फेंकने के कारण पिंड कितना ऊंचा गया, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। यानी ये बन गया हमारे पास में विस्थापन। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए न्यूटन की इक्वेशन यूज कर सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात करें, मुझे S की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। U की वैल्यू दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और मैक्सिमम हाइट की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। और ग्रेविटी जो है वो आपके पास में 9.8 यूज कर सकते हो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, आपको ये चारों डाटास जो हैं न्यूटन की थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई होते हैं। हम ये कह सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gS। इसको सॉल्व करेंगे तो S इक्वल्स टू बनेगा हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए, U की वैल्यू आपके पास में कितनी है 10 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू, ये बन गया हमारे पास में 9.8। तो हम ये लिख सकते हैं 100 अपॉन 2 यानी 50 डिवाइडेड बाय आपके पास में आएगा 9.8। अब यहां पर m इंटू जी, m की वैल्यू आपके पास 60 ग्राम है, यहां पर अगर मैं लिखूं इसको 0.060 इंटू जी आपके पास में है 9.8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्क डन जो होगा हमारे पास, आपने देखा होगा कि ना तो मैंने यहाँ 9.8 से डिवाइड किया और ना इधर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये कैंसिल आउट होंगे आपस में। क्या बन जाएगा 0.060 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय हुआ आपके पास में 9.8, कैंसिल आउट। ये बन जाएगा W इज इक्वल्स टू, एक 0 पॉइंट हटा देगा, इट विल बी 3 जूल। अब देखिए 3 जूल तो आ गया हमारे पास में। अब हालांकि यहां पर माइनस में एक ही 3 दे रखा है, इसको दिलचस्प बनाने के लिए +3 और -3 होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि वर्क डन जो हो रहा है वो अगेंस्ट द मोशन है, पिंड ऊपर की ओर जा रहा है और कार्य नीचे की ओर हो रहा है, जिसके कारण ये जो वर्क डन होगा ये हमारे पास में क्या होगा, नेगेटिव होगा।
हम कहेंगे इसका जो वर्क डन है वो हमारे पास में आया -3 जूल। सवाल में +3 और -3 हो तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कार्य गति के विपरीत दिशा में हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमेशा कार्य क्या होगा? नेगेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है। सबसे पहले, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर। किसी भी तार का प्रतिरोध दिए गए तार के लिए कांस्टेंट होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में एक वायर है, ये वायर है, अगर मैं इस वायर के अंदर में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, ना उसकी लंबाई चेंज कर रहा हूं, ना उसका एरिया बढ़ा रहा हूं, ना टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, ना उसका मटेरियल चेंज कर रहा हूं, तो आप कहोगे इसके आर की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। जब तक किसी तार में परिवर्तन न किया जाए तब तक उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट। ये सही है, हमें गलत बताना है। दूसरा, तार का प्रतिरोध सीधे तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तो आपको पता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, किसी तार का प्रतिरोध कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी भी आर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। आर की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव। तीसरा भी सही हो गया। चौथा देखते हैं, तार का प्रतिरोध तार के क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के सीधे समानुपाती होता है, जबकि फॉर्मूला हमें पता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है। यानी रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इसका मतलब डी स्टेटमेंट गलत है और गलत स्टेटमेंट बताना था, यानी सेकंड क्वेश्चन में सही विकल्प जो है आपका डी ऑप्शन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सवाल में क्या पूछ रखा है? आंख के किस भाग में लगभग 1 मिलियन ऑप्टिकल तंत्रिकाएं फाइबर होती है, ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं जो मस्तिष्क तक सूचनाओं को पहुंचाती है। फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें आपको फिल करना है, इन चारों में से क्या होगा? दोस्तों एक सिंपल सी चीज देखिए, आपको यहां पर बताना है कि आंख में कौन सा ऐसा भाग है जहां पर नर्व्स, नसें जुड़ी हुई होती है जो मस्तिष्क तक अपना संकेत पहुंचाती है। देखिए आप लोगों को पता है इस प्रकार से ये मानव नेत्र होता है, ह्यूमन आईज, और यहां देखिए ऐसे, ये जो बात कर रहा है ना, ये इसकी बात कर रहा है सवाल में, इस वाले भाग की बात कर रहा है। ये आपके पास में है ऑप्टिकल नर्व्स, ऑप्टिकल नर्व्स की बात कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये ऑप्टिकल नर्व्स जो होती हैं किस भाग से जुड़ी हुई है? इस भाग से। और ये वाला भाग जो है आपको पता है रेटिना कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल नर्व्स जो होती हैं वो रेटिना से कनेक्टेड होती हैं। अब ये काम क्या करती हैं? देखिए यहां से जो भी लाइट एंटर होगी ऐसे, यहां पर आपकी आंखों के आगे लेंस लगा हुआ होता है, ये लाइट इसका इमेज यहां पर बनता है, यानी जो भी लाइट आपकी आंखों के अंदर एंटर होगी, जो रेटिना तक पहुंचेगी, उस प्रतिबिंब को संकेत बनाकर न्यूरॉन्स के माध्यम से ये मस्तिष्क पहुंचाती है। यानी ये जो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं ये रेटिना वाले पार्ट से जुड़ी होती है, ना तो लेंस से, न कॉर्निया से, न प्यूपिल से। इनका सीधा कनेक्शन किसके साथ होता है? रेटिना। यानी थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है? तरल पदार्थ में ठीक सतह पर तैरते हुए, यानी कोई भी एक सॉलिड है जो सरफेस के ऊपर तैर रहा है, तो आपको बताना है कि इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है तैरते हुए। हम आदमी की बात कर लेते हैं। मान लो ये रहा हमारे पास में पानी, और हम बात कर रहे हैं कोई भी आदमी जो है, कोई आदमी इसकी सतह जो है, इस सतह पर ऐसे तैर रहा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। पहला, जो भी व्यक्ति तैर रहा है उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है। अगर आदमी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो हमेशा आपको पता है कि ये डूब जाएगा। ये क्या होगा? डूबेगा। जैसे आप पानी की सतह पर बैठने की कोशिश करें तो हमेशा आप पानी के अंदर डूब जाओगे। क्यों? हमारी हड्डियों की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है। पक्षी जो होते हैं वो पानी की सतह पर बैठ जाते हैं। क्यों? उनकी हड्डियां खोखली होती है, हवा भरी होती है, पोर्स सरंध्र होते हैं, उनकी हड्डियों की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। तो इसका मतलब पहला तो स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा, विस्थापित द्रव का भार ठोस के भार के बराबर होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये आदमी तैरता है तो
तो इसके द्वारा जितना पानी हटाया गया है उस पानी का जो भार है, वेट है, वो वेट जो है वो इस आदमी के भार के समान होना चाहिए। मान लिया आप लोगों को पता है कि जब स्विमिंग सिखाई जाती है तो आदमी को यह सिखाया जाता है कि अपने भार से ज्यादा पानी कैसे हटाना है। जब ये तैरता हुआ आगे बढ़ रहा है ऐसे, तो हमने कहा कि इसके द्वारा विस्थापित पानी जो है, विस्थापित पानी जो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, उसका वेट जो है वो mg हो गया। अगर इस आदमी को तैरना है तो हमेशा ध्यान रखे कि इसको अपने भार के बराबर या अपने भार से ज्यादा पानी जो है डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो सेकंड में क्या कह रखा है कि जितना पानी वो डिस्प्लेस कर रहा है उसका वेट उसकी बॉडी के वेट के बराबर होना चाहिए। तो सही हो गया हमारे पास में। पहली स्टेटमेंट की बात माने, हाई डेंसिटी के कारण वो तो डूब जाएगा, तो पहला गलत दूसरा सही। आपको बताना इनमें से सही कौन सा है। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, यानी ए ऑप्शन जो हमारे पास में है केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है। फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट, पांचों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला कह रहा है कि ध्वनि स्रोत द्वारा उत्पन्न विक्षोभ सदैव साइन वेव्स होती, यानी स्पीकर से जो साउंड आप तक पहुंच रही है हमेशा वेव्स जो होंगी वो साइनोसोडल फॉर्म में होगी, ऐसा कहना चाह रहा है। तो दिमाग में एक चीज क्लियर बैठा दीजिए, किसी भी ध्वनि स्रोत से जो तरंगे आप तक पहुंचती है वो साइनोसोडल भी हो सकती है, कॉस भी हो सकती है, टेंजेंट भी हो सकती है, शंकुआकार, कोनिकल, कैसी भी हो सकती है। तो अगर ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ साइन वेव्स होगी तो गलत है ये। दूसरा, ध्वनि के स्रोत द्वारा उत्पन्न विक्षोभ कभी भी साइन तरंग नहीं हो सकता, साइन वेव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो सेकंड भी गलत हुआ। तीसरा, ध्वनि के स्रोत द्वारा उत्पन्न दूरी हमेशा साइन तरंग नहीं होती है, यानी स्रोत द्वारा उत्पन्न होने वाली जो साउंड है वो हमेशा साइन वेव्स नहीं होती, बिल्कुल साइन भी हो सकती है, कॉस भी हो सकती है, टेन भी हो सकती है। सही हो गया। फिर कह रहा है अगर साइन वेव्स हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी वेव साइन वेव्स है, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा को हम लिखते हैं ए साइन 2 पाई एफ इंटू टी। अगर साइनोसोडल वेव्स चाहिए तो उनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होनी चाहिए, वेरिएबल परिवर्तित नहीं। तो ये कह रहा है कि अगर तरंगे साइन वेव्स हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होनी चाहिए, ये भी सही है। यानी थर्ड और फोर्थ दो स्टेटमेंट सही है, पहले दोनों गलत है। अब आपको इनमें से सही ढूंढना है, थर्ड और फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, यानी डी ऑप्शन जो है आपके पास में पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? देखिए, ये कह रहा है बैटरी द्वारा उत्पन्न होने वाली धारा सदैव निष्ठ होती है, इसका मतलब ये तो सही है। बैटरी जो होती है वो सोर्स है डीसी करंट का। फिर जो लोग गलती से एसी के संपर्क में आ जाते हैं, एसी मतलब एयर कंडीशनर नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो लोग गलती से एसी के संपर्क में आ जाते हैं वो फेंक दिए जाते हैं, शॉक लगता है, झटका लगता है, तेजी से हाथ हिलाते हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट सही है। तीसरा, इलेक्ट्रिक मोटर जैसे उपकरण जो डीसी का काम करते हैं वो एसी से डिफरेंट होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं आपसे एक तो एसी मोटर की और एक बात कर रहा हूं इसमें डीसी मोटर। बनावट की बात कर रहा है इसमें, काम क्या होता है जब एसी मोटर की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, आर्मेचर कुंडली जो होती है, आर्मेचर कॉइल, उसके चारों ओर नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे मैग्नेट लगा हुआ होता है। एसी मोटर में क्या होता है कि आर्मेचर फिक्स होता है और मैग्नेट जो होती है वो उसके चारों ओर रोटेट करती है, यानी चुंबकीय ध्रुव जो होंगे ये घूर्णन करेंगे। डीसी मोटर की बात करें तो नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं वो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं और जो आर्मेचर कुंडली होती है वो रोटेट करती है अपनी अक्ष पर। ये वर्किंग में डिफरेंस है। तो आपको कह रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर जैसे उपकरण जो डीसी का काम करते हैं एसी से अलग होते हैं, ठीक। चौथा, घरों में स्विच बिंदुओं में बहने वाली धारा एसी होती है, बिल्कुल सही। अब बात आती है थर्ड पे, थर्ड गलत है या सही है? ध्यान से देखिएगा, एसी और डीसी दोनों जो हैं बनावट में एक जैसी होती है, वर्किंग स्ट्रेटजी अलग होती है। यानी एसी में मैग्नेट रोटेट करते हैं जबकि डीसी के अंदर में सिर्फ कॉइल रोटेट करती है। इसका मतलब
सी स्टेटमेंट जो है हमारे पास छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरेज की खोज की गई थी। एक्सरेज वॉज डिस्कवर्ड बाय, हमेशा ध्यान रखना 1895 ईस्वी से 1897 के बीच में डब्ल्यू रोंजन नाम का जो वेलहेम रोंजन नाम के वैज्ञानिक ने एक्सरेज ढूंढा। बाकी बात करते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आपको पता है प्रोटॉन की जानकारी दी थी। न्यूटन खूब सारे हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम। चैडविक की बात करें, देखिए एक है कैवेंडिश और एक है चैडविक। जेम्स चैडविक जो है 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन का खोज कर। सातवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। इस ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा उसके मूल मान की आधी हो जाएगी। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है। मान लो ये हमारे पास में इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई स्टार्टिंग, यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई K1। ये कह रहा है कितनी ऊंचाई पर अगर ये चला जाए तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है K2, ये K1 की हाफ हो जाए। हाइट निकालनी है। आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है काइनेटिक एनर्जी कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं K2 माइनस K1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो K1 मतलब सतह पर इसकी गतिज ऊर्जा, आप कहोगे हाफ m v स्क्वायर, तो v आपके पास में कितना है 20 का स्क्वायर, माइनस K2 h हाइट पर हाफ होनी चाहिए इसकी, हम कहेंगे 1/2 इसका इसका हाफ 1/2 m, और ये बन गया 20 का स्क्वायर। ध्यान से देखना मैंने जो लिखा है, धरती की सतह पर काइनेटिक एनर्जी उसकी हाफ mv स्क्वायर और h हाइट पे हाफ लगा दिया मतलब आधी हो गई, इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास mgh। सबसे पहला काम m कॉमन आके कट जाएगा, क्योंकि बच्चे को लगता है कि साहब m तो दिया नहीं, m देने की जरूरत नहीं। अब इनको सॉल्व करो, 1/4 मल्टीप्लाई 400 और ये हो जाएगा आपके पास में 400 का आधा इसके अंदर में हो गया हमारे पास में, इक्वल्स टू करके g इंटू एच, ये कटेगा आपके पास 100, ये बन गया -100 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई h, तो h इक्वल्स टू -100/10 कैंसिल आउट हुआ, आपके पास आया -10 मीटर। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर 10 तो आ गया पर ऑप्शन में प्लस दे रखा है। देखिए काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, माइनस बता रहा है कि रिड्यूस इन काइनेटिक एनर्जी हो रही है, गतिज ऊर्जा में कमी। 8वें का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बायोमास को ऊर्जा के स्रोत के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो पहले तो एक सिंपल सी चीज, बायोमास जो होता है वो हमारे पास में नेचुरल फ्यूल है, नेचुरल फ्यूल है, पेड़ पौधों से मिलता है, और ये आपके पास में जो है रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम कहते हैं ना गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का। ठीक है, अब आपसे कह रहा है शुद्ध बायोमास को जलाने से, यानी इसको ईंधन में कैसे यूज करोगे। बिल्कुल, जो पेड़ पौधों से हमें बायोमास मिलता है, यानी पेड़ पौधों के जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको जलाने से आप उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास का अपघटन द्वारा, देखिए दोस्तों जमीन में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां गिरती हैं, पेड़ पौधे टूट के गिरते हैं, टहनियां गिरती हैं, तो जमीन में उपस्थित होने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इनका अपघटन करते हैं, जिसे हम कहते हैं एनएरोबिक डीके। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हो गई हमारे पास। सही कोड का चुनाव करना है, बोथ ए एंड बी, यानी सी ऑप्शन जो है वो 9th का आपके पास में करेक्ट ऑप्शन है। जला के भी यूज कर सकते हो और एनएरोबिक डिकम्पोजिशन यानी एनएरोबिक डीके के द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 500 किलोग्राम भार वाली एक लिफ्ट को 0.25 मीटर पर सेकंड के स्थिर वेग से ऊपर उठाया जाना है। इसे उठाने के लिए एक मोटर की आवश्यकता है। कितनी हॉर्स पावर लगेगी, जी की वैल्यू दे रखी है, घर्षण नहीं है।
सिंपल सी चीज है। पहले तो पावर निकालना है। देखिए दोस्तों, पावर के खूब सारे फॉर्मूले होते हैं। बच्चा कहता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो टाइम तो दे नहीं रखा। एक फॉर्मूला होता है एफ इंटू वी। हमारे एफ हो गया फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है, वेट हमारे पास, जिसको हम एम इंटू जी इंटू वी कह सकते हैं। एम कितना है 500, जी ये बोल रहा है 9.8 ही लेना है, मल्टीप्लाई करके वी आपके पास में है 0.25। देखिए ये पॉइंट हट जाएगा डबल जीरो के साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 125 और मल्टीप्लाई करके हुआ 9.8, यानी इतने वॉट। अब ये वॉट में इंटरेस्टेड नहीं है, ये हॉर्स पावर में चाहिए। तो आपको पता है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो आपके पास 746 वॉट के आसपास। तो एक काम करते हैं, पावर को अगर हॉर्स पावर में चाहिए 125 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 746, जब आप इसको डिवाइड करोगे 1.64 हॉर्स पावर के आसपास आंसर आएगा। तो देखिए 10वें क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है।